नमस्कार, सुबह 9 बजे की खबरों के साथ मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी दलों की राष्ट्रपति से आज मुलाकात। ईवीएम में गड़बड़ी का उठाएंगे मुद्दा। चुनाव आयोग में भी शिकायत दर्ज। केरल की मल्लपुरम लोकसभा सीट पर मतदान जारी। सिक्किम की अपर बुर्तुक सीट पर भी डाले जा रहे हैं वोट। श्रीनगर लोकसभा सीट के 38 पोलिंग बूथों पर दोबारा मतदान कल। बजट सत्र का आखिरी दिन आज। राज्यसभा में अब तक 14 और लोकसभा में 21 विधेयक पारित। सत्र की कामयाबी पर प्रधानमंत्री ने दी बधाई। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पेंशन योजना पर लगी रोक। मुख्यमंत्री ने दिए जांच के आदेश। योजना का नाम बदलने पर भी विचार। भारत की पाकिस्तान को सख्त चेतावनी। कुलभूषण को फांसी हुई तो होंगे बुरे परिणाम। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने कहा, अपील करने के लिए 60 दिन का मौका। आज कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के नेता राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करेंगे। पीटीआई के मुताबिक इस दौरान कानून व्यवस्था, अभिव्यक्ति की आजादी, गौरक्षा का मामला भी उठाया जा सकता है। विपक्ष ईवीएम से छेड़छाड़ के मामले में भी राष्ट्रपति से दखल की मांग कर सकता है। इससे पहले सोमवार को कांग्रेस, बीएसपी, लेफ्ट समेत 16 विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से मिलकर ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी और पुराने तरीके से ही मतदान कराने की मांग की थी। इस मुद्दे पर चुनाव आयोग ने सर्वदलीय बैठक बुलाने का भरोसा भी दिया था। इस मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। केरल की मल्लपुरम लोकसभा सीट और सिक्किम की अपर बुर्तुक विधानसभा सीट के लिए आज मतदान हो रहा है। मल्लपुरम सीट पूर्व केंद्रीय मंत्री और आईयूएमएल नेता ई अहमद के निधन के बाद खाली हुई थी, जबकि सिक्किम की अपर बुर्तुक सीट से पूर्व विधायक पीएस गोयल को कोर्ट ने गाय वितरण घोटाला मामले में दोषी मान लिया था। इसके बाद गोयल को पद से इस्तीफा देना पड़ा था। आज जम्मू कश्मीर के अनंतनाग लोकसभा सीट और तमिलनाडु की आरके नगर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होना था, लेकिन श्रीनगर लोकसभा सीट पर उपचुनाव के दौरान हुई हिंसा और कम वोट प्रतिशत के चलते अनंतनाग सीट पर होने वाला चुनाव 25 मई तक के लिए टाल दिया गया। जबकि तमिलनाडु की आरके नगर विधानसभा सीट पर नोट के बदले वोट खरीदने के मामले के चलते उपचुनाव टालना पड़ा। फिलहाल इस सीट पर मतदान की अगली तारीख तय नहीं की गई है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने श्रीनगर लोकसभा के 38 पोलिंग बूथों पर फिर मतदान कराने का फैसला किया है। इन बूथों पर 13 अप्रैल यानी कल वोट डाले जाएंगे। संसद के बजट सत्र का आज आखिरी दिन है। मौजूदा सत्र में अब तक लोकसभा में 21 विधेयक पारित होने और राज्यसभा में 14 विधेयक पारित किए जा चुके हैं। इनमें जीएसटी से जुड़े विधेयक शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने सत्र की कामयाबी पर सांसदों को बधाई दी है। बजट सत्र के आखिरी दिन से पहले बीजेपी सांसदों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सत्र के सफल होने पर संतोष जताया। उन्होंने इसे बहुत सार्थक और उपयोगी करार दिया। लोकसभा में 21 और राज्यसभा में 14 विधेयक पारित होने पर उन्होंने सांसदों को बधाई दी। इन विधेयकों में जीएसटी से जुड़े 4 विधेयक समेत राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने वाला विधेयक भी शामिल है। प्रधानमंत्री जी ने इस सत्र का वर्णन किया, ये एक विजय प्राप्त सत्र, यानी हर क्षेत्र में, हर दिशा में विजय प्राप्त करने वाली एक सत्र ऐसे इसका वर्णन किया। प्रधानमंत्री ने सरकार की 3 साल की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। पिछले 3 साल में भारत सरकार के नेतृत्व में सबने मिलकर के जो हमने 14 में आशाएं जगाए थे, उस आशाओं आज एक विश्वास के रूप में वो बन गए हैं। इधर कांग्रेस ने बजट सत्र का जिक्र करते हुए कहा है कि रचनात्मक विपक्ष की भूमिका की वजह से सत्र चला है। वित्त विधेयक और बजट के साथ सरकार जीएसटी जैसे अहम कानून पारित करा सकी। Altogether, from the point of view of understanding and assessing the state of the economy, it was an unsatisfactory session. Nevertheless, throughout the session, the Congress Party adopted an attitude of cooperation in the best traditions of democracy. संसद के बजट सत्र में इस बार अब तक कुल 35 बिल पारित हुए हैं। इनमें सबसे अहम बिल जीएसटी से जुड़ा है। बजट सत्र के आखिरी दिन आज सरकार की कोशिश संसद के दोनों सदनों से कुछ और अहम विधेयकों को पारित कराने की होगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने वस्तु और सेवा कर कानून को देश की कर प्रणाली में सुधार लाने और अर्थव्यवस्था को बढ़ाने वाला करार दिया है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसका क्रियान्वयन 1 जुलाई के बजाय 1 अक्टूबर से करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि इसे लागू करने को लेकर पहले सरकार को सभी तैयारियां पूरी कर लेनी चाहिए। 1 जुलाई तक जीएसटी लागू करने के लक्ष्य को उन्होंने अव्यावहारिक बताया। पी चिदंबरम ने कहा कि लाखों ऐसे छोटे कारोबारी हैं जिन्हें नई व्यवस्था से तालमेल बिठाना है। पी चिदंबरम ने कहा कि जीएसटी लागू होने से कर चोरी के मामले कम होंगे, साथ ही जीएसटी के क्रियान्वयन के बाद देश की कर संग्रहण क्षमता में सुधार आएगा और नए करदाताओं को इसके दायरे में लाया जाएगा। It will bring more tax revenues and that will give a boost to the GDP. But on the other hand, in the immediate future, GST will be inflationary. पाकिस्तान में भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाए जाने का सड़क से लेकर संसद तक विरोध हुआ। कल संसद में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान को चेताया कि अगर कुलभूषण जाधव को फांसी दी गई तो दोनों देशों के रिश्तों पर बुरा असर पड़ेगा। विदेश मंत्री ने कहा कि जाधव बेकसूर है और भारत सरकार उन्हें बचाने के लिए किसी भी हद तक जाकर मदद करेगी। पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाए जाने पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान को चेताया है कि अगर कुलभूषण जाधव को फांसी हुई तो भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर सीधा असर पड़ेगा। The government and people of India would view very seriously the possibility that an innocent Indian citizen is facing death sentence in Pakistan without due process and in violation of basic norms of law, justice and international relations. I would caution the Pakistan government to consider the consequences for our bilateral relationship if they proceed on this matter. इस मुद्दे पर राज्यसभा में बयान देते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के पास कुलभूषण जाधव के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और उसका ट्रायल महज एक दिखावा है। उन्होंने इसे सुनियोजित हत्या की कोशिश करार दिया। Our position on this matter is very clear. There is no evidence of wrongdoing by Shri Jadhav. If anything, he is the victim of plan that seeks to cast aspersions on India to deflect international attention from Pakistan's well-known record of sponsoring and supporting terrorism. सभी पार्टियों के सांसदों ने इस मुद्दे पर गहरी चिंता जताई और सरकार से कुलभूषण जाधव को न्याय दिलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने पर जोर दिया। जो काम पाकिस्तान खुद करता है हमारे देश में, वही इल्जाम हमारे पर लगाने का प्रयास कर रहे हैं। अब जो वहां की फौज ने किया वो तो किया है, तो क्या हमारी सरकार उसमें पूरी मदद करे कि ऐसे वकील उसके पास हों जो सुप्रीम कोर्ट में उसकी वहां की सुप्रीम कोर्ट में उसकी पूरी मदद करें। हमारे यहाँ तमाम आतंकवादी बंद हैं, हम उनको पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, उनकी खातिर कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से एक जाधव को उन्होंने हिंदुस्तान का एजेंट बनाकर फांसी की सजा सुना दी, ये एक देश को चैलेंज है। पाकिस्तान के प्रति हमारी नीति बहुत खराब है। विदेश मंत्री ने सदन को भरोसा दिलाया कि हिंदुस्तान के इस बेटे को बचाने के लिए भारत सरकार किसी भी हद तक जाकर मदद करेगी। विदेश मंत्री ने कुलभूषण जाधव के परिवार के संपर्क में होने की बात कही। प्रीति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। कुलभूषण जाधव का मुद्दा लोकसभा में भी उठा। सभी दलों ने पाकिस्तान के इस कदम की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्री के साथ ही गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन को भरोसा दिलाया कि कुलभूषण को न्याय दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी। लोकसभा में मंगलवार को सभी दलों ने पाकिस्तान में भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को सुनाई गई फांसी की सजा का मुद्दा उठाया और पाकिस्तान की सैन्य अदालत के फैसले पर गुस्सा जाहिर किया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के अलावा गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बारे में बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। जो लॉ एंड जस्टिस के बेसिक नॉर्म्स होते हैं उसको बिना ध्यान में रखे ये फांसी की सजा उन्हें सुना दी गई है कुलभूषण जाधव को। और सदन को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े भारत सरकार वह करेगी। इससे पहले सदन की कार्यवाही की शुरुआत होते ही तमाम दलों के सदस्यों ने कुलभूषण जाधव की फांसी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करने की मांग की। साथ ही कुलभूषण जाधव की जान बचाने के लिए कदम उठाने की मांग की। अगर कानून और न्याय के मूल सिद्धांतों का पालन नहीं होता तो भारत के लोग इसे सोची समझी हत्या समझेंगे। ये बेहद महत्वपूर्ण है कि हमारे उच्चायों को जानकारी तक नहीं दी गई,
कि कुलभूषण जाधव का ट्रायल चल रहा है। पूरी कोशिश करना पड़ेगा कि हमारे हिंदुस्तानी शहरी की सबसे पहली जान बचाई जाए। ये बात बिल्कुल सही है कि 13 मरतबा हमने कोशिश की, काउंसलर सर्विस को उन्होंने नहीं दिया। पाकिस्तान की मिलिट्री अदालत एक अदालत नहीं है बल्कि एक बनाना अदालत है। Since the Pakistan government did not and were not able to prosecute him in a normal court, his trial was held secretly in a military court. Indian government take necessary action and see this kind of incident must not take place. Our relationship with Pakistan, India must not. I request our embassy and other people take necessary action and save our Indian citizens. Thank you. पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को अपने खिलाफ युद्ध छेड़ने और जासूसी के आरोप में फांसी की सजा दी है। जाधव को 3 मार्च 2016 को पकड़ा गया था। सैन्य अदालत में उनके खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत केस चला। रविंद्र सिंह शौरान के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान में मृत्यु दंड से बचाने के लिए भारत कई मोर्चों पर काम कर रहा है। इसमें कूटनीतिक और राजनीतिक उपाय शामिल हैं। इसके अलावा भारत कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहा है। इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इस मामले में 60 दिन के अंदर अपील की जा सकती है। कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने के लिए सरकार सबसे पहले संसद में एक प्रस्ताव पेश करेगी, जिसे आम सहमति से पारित राजनीतिक एकजुटता का संदेश पाकिस्तान को दिया जाएगा। कानूनी मामलों के जानकारों का कहना है कि भारत को पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक दबाव बनाने की कोशिश करनी चाहिए। Diplomatic pressure and pressure by some other friendly countries ready to Pakistan. But all depends who's really in charge there. There's the military or Nawaz Sharif. कुलभूषण जाधव सजा के खिलाफ सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा के सामने 60 दिन के अंदर अपील कर सकते हैं। यहां से भी राहत नहीं मिलने पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति मामून हुसैन से माफी के लिए दरख्वास्त करना होगा। इसके अलावा भारत चाहे तो अंतर्राष्ट्रीय अदालत में भी इस मामले को लेकर जा सकता है। मैक्सिमम सेंटेंस cannot possibly be given for this kind of an offense. Yes, you will go ultimately to the international court. दिल्ली सहित भारत के कई शहरों में पाकिस्तान के खिलाफ और कुलभूषण जाधव की रिहाई के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार को पाकिस्तानी उच्चायुक्त के सामने भी गुस्सा जताया। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। दिल्ली में जारी तमिलनाडु के किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच राज्यसभा में कल एक बार फिर किसानों की परेशानियों का मुद्दा उठा। विपक्ष ने परेशानियों के मद्देनजर सरकार से सभी किसानों का कर्ज माफ करने की मांग की। हालांकि सरकार ने सदन में दावा किया कि वो किसानों की समस्या को लेकर गंभीर है। राज्यसभा में मंगलवार को भी तमिलनाडु के किसानों के मुद्दे पर चर्चा हुई। शून्यकाल के दौरान डीएम के सांसद तिरुचि शिवा ने इस मामले को उठाते हुए कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड के गठन और किसानों का कर्ज माफ करने की मांग की। You have been witnessing what all the ways of agitation they are doing. Their demands are to waive the loans immediately, and second to constitute the Kaveri Management Board, linking of rivers and to pensions for the retired old age farmers. सीपीएम सांसद सीताराम येचुरी ने कहा कि इससे ज्यादा दुख की बात नहीं हो सकती कि अन्न उगाने वाले चूहे खाने को मजबूर हैं। सीपीआई के डी राजा ने उनकी बात का समर्थन किया। You are showing me white rats. They were eating. Saying there is no food. They are unable to. Sir, if this happens to the Annadata of our country, what will be the future of our country? They are asking for. Okay. All right. That's okay. Now I am only asking. This government remains so insensitive. Now see. Will have to respond. उपसभापति ने भी किसानों के हालात पर दुख व्यक्त किया। It is there for a long time, and every day newspapers are publishing. I only want to know why not one of the representatives of the government meet them and talk to them. इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सरकार इस मुद्दे को लेकर गंभीर है। हालांकि उन्होंने कर्ज माफी के मुद्दे पर कुछ नहीं कहा। Sir, definitely I agree with the feeling of the honorable members. और जो आपने डायरेक्शन दिया है, निश्चित तौर से दिस इशू इज अ वेरी सेंसिटिव इशू, वेरी इंपॉर्टेंट इशू। आई विल कन्वे द कंसर्न मिनिस्टर टू डू। तमिलनाडु पिछले 140 साल के दौरान सबसे भयंकर सूखे का सामना कर रहा है। इस साल वहां 62% कम बारिश हुई है। अक्टूबर से तमिलनाडु में औसतन हर रोज 2 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। कर्ज माफी और सरकारी मदद की मांग को लेकर 14 मार्च से तमिलनाडु के करीब 80 किसान दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं।
कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। आरबीआई अभी भी नोटबंदी के बाद बैंकों में जमा हुई रकम की गिनती में जुटा हुआ है। मंगलवार को राज्यसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि बैंकों में जमा हुई रकम पहले करेंसी चेस्ट में जाती है और उसके बाद आरबीआई के पास पहुंचती है। रिजर्व बैंक ने लौटने वाली रकम के बारे में समय समय पर कुछ आंकड़े जारी किए थे। अब आरबीआई सही मात्रा की गिनती कर रहा है। हालांकि वित्त मंत्री ने आंकड़ों को जारी करने की समय सीमा के बारे में कुछ नहीं कहा। इस मामले में समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल के वित्त मंत्री से जानकारी मांगी थी। सरकार ने काले धन और नकली करेंसी की समस्या से निपटने के लिए पिछले साल 8 नवंबर को 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों के चलन से बाहर कर दिया था। विपक्ष पिछले काफी वक्त से लगातार मांग कर रहा है कि आरबीआई बैंकों में वापस लौटी रकम से जुड़े आंकड़े जारी करे। रिजर्व बैंक की एक्सरसाइज जैसे ही समाप्त हो जाती है तो रिजर्व बैंक उसके आंकड़े, फाइनल आंकड़ा जो कि बिल्कुल प्रिसाइज होगा, उसको देश के सामने रख देगा। जहां तक आपने प्रश्न पूछा कि बाहर देशों में जो कितना पैसा था, इसका कोई ऑफिशियल एस्टिमेशन नहीं होता। और खबरें जारी हैं, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। उत्तराखंड में समुद्र तल से करीब 15,500 फुट की ऊंचाई पर मौजूद दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा पवित्र श्री हेमकुंड साहिब 1936 में बनकर तैयार हुआ गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब 10वें सिख गुरु गोबिंद सिंह के दुष्ट दमन रूप को समर्पित। उत्तर प्रदेश सरकार ने समाजवादी पेंशन योजना पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योजना की पात्रता की जांच के आदेश भी दिए हैं। इसके तहत ये पता लगाया जाएगा कि जिन लोगों को योजना का फायदा मिल रहा है वो इसके असल हकदार हैं भी या नहीं। अधिकारियों को 1 महीने में जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा योजना का नाम बदलने पर भी विचार किया जा रहा है। मंगलवार रात समाज कल्याण विभाग के प्रेजेंटेशन के दौरान योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री पेंशन योजना करने का प्रस्ताव दिया गया। मुख्यमंत्री ने विधवा, दिव्यांगजन और वृद्धावस्था पेंशन के तहत दी जा रही 500 रुपए प्रतिमाह की धनराशि को दुगना करने के संबंध में समीक्षा करने के लिए भी कहा है। साथ ही अधिकारियों को कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पेश करने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि समाजवादी पेंशन योजना के तहत राज्य में गरीब परिवारों को हर महीने 500 रुपए पेंशन दी जाती थी। विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पेंशन की राशि को दुगना करने का वादा भी किया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने गांव में हर दिन 18 घंटे बिजली देने का ऐलान किया है। वहीं तहसीलों और बुंदेलखंड में 20 घंटे बिजली मिलेगी। जिला मुख्यालयों पर अब 24 घंटे बिजली आएगी। राज्य कैबिनेट की बैठक में कल ये फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने ऊर्जा विभाग को निर्देश दिया है कि वो खराब ट्रांसफार्मर तुरंत बदले। गन्ना किसानों को वर्तमान बकाया 14 दिन में मिलेगा। पुराना बकाया निपटाने की अवधि 120 दिन तय की गई है। सरकार ने आलू की सरकारी खरीद करने का फैसला भी किया है। सरकार 1 लाख मीट्रिक टन आलू खरीदेगी। किसानों को 1 क्विंटल आलू के लिए 487 रुपए मिलेंगे। सभी जिला अधिकारियों को ये आदेश जारी किए हैं कि वो खरीद केंद्र अपने अपने जिलों में जहां जहां आवश्यकता है, किसानों की जहां मांग है, वहां स्थापित करें और वो किसानों से उनका जो आलू है वो खरीदने का काम करें। दिल्ली नगर निगम चुनाव में पोस्टर वॉर चल रही है। आम आदमी पार्टी के पोस्टर में विजेंद्र गुप्ता की तस्वीर लगाने के खिलाफ बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की। इस पर राज्य चुनाव आयोग ने नोटिस जारी करके 48 घंटे में आम आदमी पार्टी को पोस्टर पर खुद कार्रवाई करने के लिए कहा है। दिल्ली चुनाव आयोग ने नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी के पोस्टर में बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता की तस्वीर लगाने पर नोटिस जारी किया है। इसमें 48 घंटे के भीतर कार्रवाई करने और जवाब देने का समय दिया है। ऐसा नहीं करने पर आम आदमी पार्टी का पक्ष सुने बिना कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। लोगों के सामने अपनी तस्वीर अच्छी और मेरी तस्वीर खराब पेश करके भारतीय जनता पार्टी के बारे में लोगों के दिलो दिमाग में कुछ गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की है, जिस पर मुझे एतराज़ था। और मेरा ये भी कहना है कि ये कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं है। मुख्यमंत्री जी, ये मुद्दों का चुनाव है। मैं खुली चुनौती देता हूँ, आप जगह तय करें
मैं वहाँ खुली बहस के लिए तैयार हूँ। चुनाव आयोग ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। साथ ही चुनाव आयोग ने कहा कि किसी भी पार्टी की उसके काम और नीति पर आलोचना की जा सकती है। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो नोटिस का इंतजार कर रही है। अगर हम बीजेपी के चेहरों की बात करते हैं तो पहली कतार में दिल्ली बीजेपी के सबसे बड़े नेता माननीय विजेंद्र गुप्ता जी आते हैं हमारे सामने। लिहाजा हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है जनता को ये सूचित करना है ताकि वो निगम के चुनावों में 20 साल के निकम्मेपन का, भ्रष्टाचार का जवाब देने के लिए अपने आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। उनको पता होना चाहिए कि ये गवर्नेंस किसकी सोच है, वो लीडरशिप कौन है। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी के 8 विधायकों की तस्वीर लगा पोस्टर टांग दिया है। इसको देखकर दिल्ली में फिलहाल पोस्टर वार थमता नहीं दिख रहा। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि 3 तलाक, निकाह हलाला और बहुविवाह मुस्लिम महिलाओं के सामाजिक स्तर और गरिमा पर असर डालते हैं और उन्हें संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों से वंचित करते हैं। सरकार ने अपने पिछले रुख को दोहराते हुए कहा कि ये प्रथाएं मुस्लिम महिलाओं को पुरुषों और दूसरे समुदायों की महिलाओं की तुलना में असमान और कमजोर बना देती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 30 मार्च को कहा था कि मुस्लिमों में 3 तलाक जैसी प्रथाएं अहम मुद्दा है और इनके साथ भावनाएं जुड़ी हैं और संवैधानिक पीठ ने चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई 11 मई को करेगी। इससे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कोर्ट से कहा था कि मुस्लिमों की इन प्रथाओं को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि ये मुद्दे न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। राज्यसभा में चंपारण सत्याग्रह की 100वीं सालगिरह पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान को याद किया गया। सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा कि सत्याग्रह के माध्यम से महात्मा गांधी ने पहली बार असहयोग आंदोलन का संदेश दिया था। यही आंदोलन आगे जाकर देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने में अहम साबित हुआ। चंपारण सत्याग्रह के माध्यम से बापू ने उन किसानों की आवाज उठाई थी जिन्हें तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने पर्याप्त मुआवजे के बिना नील की खेती करने को मजबूर किया था। We also recall with pride and gratitude the sacrifices made by Mahatma Gandhi and other leaders in the freedom struggle and pledge to endeavor to make their vision of an equitable and just society for all categories of citizens a reality. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन की लिखी किताब मातोश्री का कल विमोचन किया। इस मौके पर संसद भवन परिसर में किताब पर आधारित नाटक का मंचन भी किया गया। इस किताब में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर के जीवन और समयकाल को दर्शाया गया है। संसद भवन के बालयोगी सभागृह में मंगलवार की शाम बेहद खास थी। मौका था लोकसभा की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन की किताब के विमोचन का। मातोश्री नाम की इस किताब का विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस मौके पर कई केंद्रीय मंत्री और सांसद मौजूद थे। ये किताब इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर आधारित है। अहिल्याबाई ने सुशासन के उच्च आदर्शों को अपनाकर एक दूरदर्शी, समृद्ध और शांतिपूर्ण राज्य की स्थापना की थी। इस किताब में इस नाटक की जो नायिका है वो नायिका आज भी सर्वश्रेष्ठ है, सर्वसमावेशक, सार्वजनीन है। किताब विमोचन के बाद अवतरित नाटक मंडली की ओर से मातोश्री पर आधारित 105 मिनट के नाटक का मंचन किया गया। देवी अहिल्याबाई ने मालवा क्षेत्र में फैले होलकर साम्राज्य में 1767 से 1795 तक शासन किया। नाटक में अहिल्याबाई की संघर्षशीलता, शासन व्यवस्था और सद्गुणों का संवेदनशील और मार्मिक तरीके से प्रदर्शन किया गया। सुमित्रा महाजन के लिखित नाटक मातोश्री में रानी अहिल्याबाई होलकर के जीवन की 15 महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्शाया गया है। लोकसभा अध्यक्ष अहिल्याबाई को अपना आदर्श मानती हैं और उन्होंने इनके जीवन पर आधारित कई नाटकों में हिस्सा लिया है। और गंभीर स्वभाव से इसे वश में रखोगी। बेटा, ये पराक्रमी होलकर वंश के पुरुष बिजली जैसे हैं। प्रणव गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लेकिन अगर वश में रख पाए। वहीं एनसीपी के अध्यक्ष और 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे शरद पवार की आत्मकथा अपनी शर्तों पर का लोकार्पण कल दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय सभागार में हुआ।
5 दशक के लंबे अपने राजनीतिक जीवन में कोई चुनाव ना हारने वाले नेता शरद पवार ने इस किताब के जरिए राय व्यक्त की कि कांग्रेस को बीजेपी के सामने खड़े होने के लिए भरोसे के साथ क्षेत्रीय दलों को जोड़ना होगा। इस मौके पर कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने शरद पवार के साथ अपने राजनीतिक तजुर्बों को साझा किया। लोकार्पण समारोह में प्रफुल्ल पटेल, केसी त्यागी, डीपी त्रिपाठी, डी राजा के अलावा वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर भी मौजूद थे। बिल्कुल खिलाफ थे एक दूसरे के, जाहिर है शरद जी रूलिंग पार्टी के, उस वक्त जनता पार्टी थी सेंट्रल में और मैं कांग्रेस पार्टी का था, लेकिन जहां भी जाता था शरद जी के बारे में चर्चा होती थी, उनके व्यक्तित्व के बारे में। मंगलवार को नेपाल की संसद में संविधान संशोधन से जुड़ा नया विधेयक पेश किया गया। इसमें मधेशी जनाधार वाले राजनीतिक दलों की चिंताओं को दूर करने की कोशिश की गई है। नए विधेयक के मुताबिक नेपाल सरकार प्रांतों की संख्या और उनकी सीमाओं के मामले में सिफारिश करने के लिए एक संघीय आयोग का गठन कर सकती है। ये बिल 14 मई को प्रस्तावित निकाय चुनाव के मद्देनजर इन दलों को मनाने के मकसद से लाया गया है। इससे पहले 29 नवंबर को संसद में विधेयक पेश किया गया था। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मलाला यूसुफजई को संयुक्त राष्ट्र ने शांति दूत बनाया है। वो सबसे कम उम्र की शांति दूत हैं। 19 साल की मलाला को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने एक समारोह में सोमवार को सम्मानित किया। महासचिव ने मलाला को लोगों के लिए मिसाल बताया। मलाला लड़कियों की शिक्षा के लिए अभियान चलाने की वजह से 2012 में आतंकवादी हमले का शिकार हुई थी। इस हमले में वो गंभीर रूप से घायल हुई थी और उन्हें इलाज के लिए ब्रिटेन ले जाया गया था। फिलहाल मलाला ब्रिटेन में ही रह रही हैं। Extremists tried all their best to stop me. They tried to kill me, and they didn't succeed. And it is a clear evidence that no one can stop me. And this means that now this is a new life, this is a second life, and it is for the purpose of education. 15 से 17 सितंबर तक होने वाले 16 देशों के एलीट विश्व ग्रुप प्लेऑफ में भारत कनाडा के साथ खेलेगा। डेविस कप के इतिहास में पहला मौका होगा जब दोनों टीमें आमने सामने होंगी। बीते हफ्ते भारत के उज्बेकिस्तान को 4-1 से हराकर लगातार चौथी बार प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया है। इससे पहले कनाडा को विश्व ग्रुप के पहले दौर में ब्रिटेन ने 3-2 से मात दी थी। भारत के गैर खिलाड़ी कप्तान महेश भूपति ने कहा कि मजेदार मैच होगा। उनके पास कुछ शीर्ष खिलाड़ी हैं जो हमारे खिलाड़ियों को चुनौती देंगे। खास शख्सियत की बात करते हैं। आज मशहूर गीतकार गुलशन कुमार मेहता की जयंती है। फिल्मी दुनिया में लोग उन्हें गुलशन बावरा के नाम से भी जानते हैं। मेरे देश की धरती सोना उगले और यारी है ईमान मेरा जैसे गीतों को लिखने वाले गुलशन बावरा के लिखे तराने आज भी लोगों के जहन में बरकरार हैं। फिल्म जगत के 49 साल के लंबे सफ़र में उन्होंने करीब 250 गीत लिखे। फिल्मों से पहले बावरा भारतीय रेल में काम करते थे। उन्हें पहला गीत लिखने का मौका 1959 में फिल्म चंद्रसेना में मिला। उन्होंने कल्याण जी, आनंद जी, आर डी बर्मन के साथ भी काम किया। गुलशन बावरा को फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। प्यार तुम्हें किस मोड़ पे ले आया, ये दिल करे हाय हाय, कोई ये बताए क्या होगा। हमें और जीने की चाहत न होती, हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते। प्रभाकर में हेडलाइंस। कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी दलों के राष्ट्रपति से मुलाकात आज। ईवीएम में गड़बड़ी का उठाएंगे मुद्दा। चुनाव आयोग में भी शिकायत दर्ज। केरल की मल्लपुरम लोकसभा सीट पर मतदान जारी। सिक्किम की अपर बुर्तुक सीट पर भी डाले जा रहे हैं वोट। श्रीनगर लोकसभा सीट के 38 पोलिंग बूथों पर कल दोबारा मतदान। बजट सत्र का आखिरी दिन आज। राज्यसभा में अब तक 14 और लोकसभा में 21 विधेयक पारित। सत्र की कामयाबी पर प्रधानमंत्री ने दी बधाई। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पेंशन योजना पर लगी रोक। मुख्यमंत्री ने दिए जांच के आदेश। योजना का नाम बदलने पर भी विचार।
भारत की पाकिस्तान को सख्त चेतावनी, कुलभूषण को फांसी हुई तो होंगे बुरे परिणाम। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने कहा, अपील करने के लिए 60 दिन का मौका। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।